हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग पे। तो आज हम लोग फिर आरपीएफ के जो कांस्टेबल वाली वैकेंसी पोस्ट है उसको जो प्रीवियस ईयर में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं और उससे जो भी क्वेश्चन बने हैं तो उसको हम लोग क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। और ये 19 तारीख यानी 19 जनवरी 2019 का होगा, जो थर्ड शिफ्ट का होगा। हम देखा एक ही दिन में 3-3 शिफ्ट के पेपर हो रहे थे, तो उनमें से ये क्या होगा, थर्ड शिफ्ट का होगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है। सोडियम वायु में अदृश्य होता है, सोडियम की गंध अत्यधिक तीक्ष्ण होती है, ऑक्सीजन और जल के साथ उसकी तीव्र अभिक्रिया से बचाने के लिए यह सोडियम केरोसिन से ही निकलता है। तो अब जरा यहाँ से चीज़ देखिएगा, केरोसिन की बात कर रहा है ना। केरोसिन क्या है भाई, ये मिट्टी का तेल ही तो है। केरोसिन क्या है, तो केरोसिन जो है ये मिट्टी का तेल है। ये क्या है, मिट्टी का ये तेल है। मिट्टी का तेल को ही तो क्या कहते हैं, केरोसिन केरोसिन कहते हैं। सोडियम वायु में अदृश्य होता है। नहीं देखो, इसका जो सही आंसर होगा ना, ये होगा क्या, ऑक्सीजन और जल के साथ उसकी तीव्र अभिक्रिया से बचाने के लिए। देखो जो आपका सोडियम होता है, सोडियम जो इसको Na लिखते हैं, जो सोडियम है ये बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, यानी कि वायु और आप जल के साथ क्या करें, अभिक्रिया कर लेगा और इससे क्या होगा, आग भी लग सकती है। तो इसलिए सोडियम हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी के तेल में यानी कि केरोसिन में इसको रखते हैं ताकि ये क्रिया ना कर सके। अब इसका देखेंगे, ऐसे देखेंगे कि इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। ये क्या है, परमाणु क्रमांक। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। और ये परमाणु क्या है, ये परमाणु भार है। परमाणु ये भार है, ठीक है। तो इन दोनों का जब अंतर लेंगे ना तो आपका न्यूट्रॉनों की संख्या निकल आती है, ठीक है। चलिए अच्छा, ये दागनी है, जो सोडियम है, जो ये सोडियम होता है, सोडियम सोडियम धातु को केक जैसे काटा जा सकता है। जैसे पनीर होता है वैसे ही, यानी आपने ऐसे पढ़ा होगा इस तरीके से कि जो आपका धातुएं होती है वो ठोस होती हैं। धातुएं क्या होती हैं, ठोस होती हैं। लेकिन ये ऐसी धातु है जैसे कि क्या होगा, ये पनीर जैसा होगा, इसे काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, अब्दुल गफ्फार खां को, जवाहरलाल नेहरू को, ज्योतिबा फूले को या सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो देखिए इसमें जो सही आंसर होगा अब्दुल गफ्फार खां को, ठीक है ना। तो अब्दुल गफ्फार खां को हम लोग इन्हें क्या कहते हैं, इनको हम लोग सीमांत गांधी, सीमांत गांधी, या इसी का इंग्लिश नाम क्या हो जाएगा भाई, फ्रंटियर गांधी। तो गांधी जी के खासकर एक मित्र थे, उनके द्वारा ये उपाधि इनको दी गई थी। बाकी देखिएगा, अब्दुल गफ्फार खां को हम लोग, इनको हम लोग बच्चा खां भी कहते हैं, यानी बादशाह खां भी कहते हैं, बादशाह खां भी कहते हैं इनको, या बादशाह, ध्यान रखो बादशाह की उपाधि इनको प्राप्त हुई थी, ठीक है, ये उपाधि मिली थी। इसके अलावा अब्दुल गफ्फार खां ने क्या किया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिमी सीमा से ये क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है, ये नेतृत्व कर रहे थे। अब इसके अलावा देखिएगा कि अगर सवाल ये हो जाए कि 1929 में खुदाई खिदमतकार या फिर लाल कुर्ती आंदोलन इनके द्वारा ही शुरू किया गया था, ठीक है। 1929 में
खुदाई, खिदमतगार, खुदाई, मतदार व लाल कुर्ती आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, शुरू किया था। तो ये जो आंदोलन था, इसके जो आंदोलनकारी थे वो क्या करते थे, लाल शर्ट्स मतलब लाल कुर्ती पहनते थे, इसलिए नाम ही पड़ गया था इसका। ठीक है, और अब्दुल गफ्फार खान, ध्यान रखना कि पहले ये क्या हैं, विदेशी नागरिक हैं जिन्हें क्या मिला था, भारत रत्न मिला। ठीक है, रत्न मिला था। तो ये पहले हैं। और सेकंड कौन है, तो सेकंड है नेल्सन मंडेला, जो कि क्या है, साउथ अफ्रीका के हैं। ठीक है, तो ये पहले हो गए, ये दूसरे हो गए। ठीक है, तो ये पहले हो जाएंगे अब्दुल गफ्फार खान, ये दूसरे हो जाएंगे। तो अभी तक केवल दो ही ऐसे व्यक्ति हैं विदेशी नागरिकों में जिनको भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेद गीतों यानी गाए जा सकने वाले मंत्र की पुस्तक कहलाती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। ठीक है, तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो होगा कौन सा, सामवेद। ठीक है, इसे संगीत का वेद भी कहते हैं। जैसे आप देखोगे सारे गामा पाधानी, ये वाला जो 7 सुरों का जो उल्लेख है वो इसी सामवेद में मिलेगा। ठीक है, तो इसका सेंस। अब ऋग्वेद की बात करेंगे, देखिएगा ऋग्वेद हमने पढ़ा कि ये क्या है भाई, सबसे पुराना वेद है ये, यानी ये सबसे पुराना वेद है। ठीक है, इसके अलावा ऋग्वेद के जो उच्चारणकर्ता होते हैं या फिर कह सकते हैं पाठककर्ता होते हैं, उच्चारणकर्ता या पाठककर्ता होते हैं, उसे हम लोग होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं। और इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें 1028 क्या हैं, सूक्त हैं। कितने, 1028 सूक्त हैं और 10,600 आसपास की ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ मतलब मंत्र हैं, 10,600 के आसपास में इसमें ऋचाएँ हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए यजुर्वेद की बात करते हैं। यजुर्वेद जो है ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा है। और कोई पुस्तक जब गद्य और पद्य दोनों में लिखा होता है तो उसे कहते हैं कि वो लिखा है किस शैली में, चंपू शैली में। किस में लिखा है, चंपू शैली में। और यजुर्वेद को हमने 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में इसको बांटा है। एक है कौन सा, कृष्ण यजुर्वेद, कौन सा होगा, कृष्ण यजुर्वेद। और दूसरा होगा शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो आपका यजुर्वेद है इसमें खासकर यज्ञ से संबंधित कर्मकांडों का क्या है, उल्लेख है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अथर्ववेद की बात करें, ये क्या है, नवीनतम वेद है और ये सर्वाधिक लोकप्रिय वेद भी है। सर्वाधिक लोकप्रिय वेद है। ठीक है, इस वेद में अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें कह सकते हो कि जो जादू, टोना, वशीकरण, ठीक है, वशीकरण, ठीक है, आदि का इसमें क्या है, उल्लेख है। ठीक है, तो इसे अथर्वा ऋषि द्वारा लिखा गया था, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं क्या, ये। अब देखो जो सामवेद है इसे हम लोग संगीत का वेद कहते हैं। क्या बोलते हैं, संगीत का वेद कहते हैं। ठीक है, इसी में आप देखेंगे तो क्या, जो आपके 7 सुरों का भाई उल्लेख है। ठीक है, अब देखो इसको, इन तीनों को वेद त्रयी कहते हैं। इसको वेद कहते हैं, वेद त्रयी। तो अगर कभी सवाल आ जाए कि वेद त्रयी किसे कहते हैं,
तो इसमें 3 आते हैं, कौन कौन से? एक होगा ऋग्वेद, सामवेद और होगा आपका कौन? यजुर्वेद। कौन होगा? यजुर्वेद। तो वेद त्रय में 3 शामिल होते हैं, अथर्ववेद शामिल नहीं होता है, आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया है? ये देखो, ये डाटा हम जो भी पढ़ रहे हैं ना, ये पढ़ रहे हैं 2019 के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। ये प्रश्न तो 2019 के हैं, लेकिन अब वर्तमान में 2024 है, लगभग 5 साल के आसपास में हो गया है, तो चीज़ें बहुत सारी बदल चुकी हैं। तो इस प्रश्न काल के अनुसार देखा जाएगा तो राजधानी क्या था? तो राजधानी थी कौन? अमरावती। क्या थी? अमरावती। लेकिन अभी आपने देखा कि आंध्र प्रदेश के जो नए सीएम बने हैं चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अब जो राज्य की राजधानी होगी वो एक ही होगी, और वो कौन सी होगी? तो विशाखापट्टनम होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि अब आंध्र प्रदेश की राजधानी अगर बात करते हैं वर्तमान में जो यहाँ के सीएम हैं चंद्रबाबू नायडू, ठीक है, चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा की है। क्या घोषणा किया है? कि अब राजधानी जो भी होगी वो क्या होगी? विशाखापट्टनम। क्या होगी? विशाखापट्टनम। लेकिन जिस समय जगन मोहन रेड्डी थे, उन्होंने घोषणा किया था कि आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां बनेंगी, एक अमरावती होगा, एक विशाखापट्टनम होगा, एक कुर्नूलू होगा। ठीक है, लेकिन अब एक ही कर दिया है, वो क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश के संबंध में। तो आंध्र प्रदेश की कह सकते हो कि राज्य की भाषा क्या है? यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज क्या चलता है? तो भाषा कौन सा? तेलुगु। कौन सा है? तेलुगु। बोस आइंस्टाइन द्राव को डैश डैश की गैस को सामान्य वायु को अति निम्न परम ताप पर लगभग 1000 घनत्व तक ठंडा करके बनाया जा सकता है। ठीक है, आपने देखा पदार्थ की लगभग कई सारी अवस्थाएं, क्या लगभग ये तो 5वीं अवस्था है। तो इसको कैसे बनाया जा सकता है? ठीक है, कैसे बनाया जा सकता है? तो ये लिखा ना कि वायु को, किसको? वायु को अति निम्न परम ताप पर लगभग 1000 घनत्व तक ठंडा करके बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? तो इसमें सही ऑप्शन है अति निम्न घनत्व। क्या हो जाएगा? अति निम्न घनत्व, इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो बोस आइंस्टाइन जो ये पदार्थ है, ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है। पदार्थ की 5वीं अवस्था की बात करेंगे तो ये कौन सी है? तो बोस आइंस्टाइन क्या हो जाएगा? तो बोस आइंस्टाइन और हो जाएगा कंडेंसेट्स। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, चौथा कौन सा था? तो प्लाज्मा था। चौथा कौन सा था? तो प्लाज्मा था। नीति आयोग है असंवैधानिक निकाय, राजनीतिक निकाय, सांविधिक निकाय या संवैधानिक निकाय? देखो, तो नीति आयोग जो है ना, ये कैसा है? तो असंवैधानिक निकाय। मतलब असंवैधानिक मतलब इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। ठीक है, ये तो असंवैधानिक हो गया। अब जो नीति आयोग है, तो नीति आयोग की स्थापना की बात करते हैं तो ये इसकी स्थापना कब हुआ था? जनवरी 2015 को हुआ था। किसकी जगह पे बना था? तो योजना आयोग के स्थान पर इसको बनाया गया था। ठीक है, तो ये जो आपका नीति आयोग है, तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका नाम था अरविंद पनगड़िया। क्या नाम है? अरविंद पनगड़िया। ठीक है, ये नाम है। और प्रथम सीईओ तो वो आपने बताया कि
श्री सिंधु खुल्लर ये प्रथम सीईओ थे उस समय, यानी कि फर्स्ट सीईओ कौन थे, तो उनका नाम था श्री सिंधु खुल्लर, ठीक है। और नीति आयोग क्या कह सकते हैं कि जो अध्यक्ष होगा वो पदेन अध्यक्ष होता है, वो कौन है, पीएम, यानी कि जो भी पीएम होगा वो इसका नीति आयोग का क्या बन जाएगा, अध्यक्ष बन जाता है। तो नीति आयोग आप देखेंगे तो नीति आयोग एक क्या है, थिंक टैंक है। नीति आयोग बात करेंगे कि ये क्या है, ये एक थिंक टैंक है, किसका, भारत सरकार का। तो ये थिंक टैंक है भारत सरकार का, जो केवल सोचती है कि ऐसा करना है वैसा करना है, ठीक है, ये केवल सलाह देती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब जो नीति की बात करते हैं ना, नीति इसका अपना फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, फुल फॉर्म होता है यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, नेशनल ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, ये इसका क्या होगा, फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पे की गई थी, पुणे, अगरतला, कोलकाता या चेन्नई। जिसका सही आंसर क्या है आपका, तो यह कोलकाता, कौन सा हो जाएगा, कोलकाता। और कब की गई, तो लगभग 1800, आप देखो तो ये काफ़ी पुराना संस्थान है, 1893 के आसपास में कब किया गया था, तो ये 1893 में किया गया था, ठीक है। तो अगर आप देखा जाए तो ये भारत में सबसे क्या है, पुरानी खेल संस्थान है, खेल संस्था है, सबसे पुराना हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक आप देखिएगा कि एक आपको फुटबॉल टीम मिलेगी, मोहन बागान, सुना होगा, मोहन बागान जो क्लब है, ये कहाँ का है, तो पश्चिम बंगाल की ये टीम है, कहाँ की टीम है, पश्चिम बंगाल की टीम है मोहन बागान क्लब, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मोहन बागान क्लब, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर जो चेन्नई, इससे सवाल ये बनता है कि ये भारत का ये क्या है, तो प्रथम नगर निगम ये है, प्रथम नगर निगम है, ठीक है, कौन सा, चेन्नई। तो चेन्नई को हम लोग पहले क्या कहते थे, चेन्नई को पहले हम लोग मद्रास कहते थे, क्या कहते थे, मद्रास कहते थे, क्या कहते थे, मद्रास कहते थे। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस राशि के मात्रक समान है, वेग और विस्थापन, गति व त्वरण, गति और वेग, वेग और त्वरण। तो अगर इसे देखा जाए तो इसमें सही ऑप्शन क्या आपका है, गति और वेग। इन दोनों का क्या होता है, इन दोनों का जो एसआई मात्रक है, दोनों का एसआई मात्रक है वो क्या हो जाएगा, तो मीटर प्रति सेकंड, क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब इसमें जो आपकी गति है, तो गति एक क्या है, अदिश राशि है, क्या है, अदिश राशि है। और जबकि आपका जो वेग है वो कैसा है, तो ये आपका सदिश राशि है, क्या है, सदिश राशि है, ठीक है, कैसा है, सदिश राशि हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों का मात्रक एक ही होता है, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। अगला आपका है, निम्न में से कौन सा प्रदेश अपनी मार्शल आर्ट की थांगटा शैली के लिए प्रसिद्ध है, नागालैंड, मणिपुर,
मिजोरम या असम। तो देखो थांगटा शैली कहाँ का फेमस है, ये है मणिपुर का। ये क्या है, एक मार्शल आर्ट है। क्या है, क्या है भैया, मार्शल आर्ट। ठीक है, तो देखिएगा अगर मार्शल आर्ट की बात करते हैं, मार्शल आर्ट, तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं केरल का मार्शल आर्ट क्या है, तो वह है कल्लारी पट्टू, यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पंजाब का, तो हो जाएगा आपका, ये आपका कौन सा है, थांगटा, तो हो जाएगा गटका, गटका। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर अगर बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु की, तो ये जाएगा सिलाम्बम। कौन सा हो जाएगा, सिलाम्बम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सिलाम्बम हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपने अगर देखा जाए, अगर यूपी की अगर बात कर लें, यूपी की अगर बात कर लें, तो ये हो जाता है मुट्ठी या मुष्ठी भी कहते हैं। ठीक है ना, मुट्ठी या मुष्ठी भी कहते हैं। तो यूपी का हो जाता है, खासकर बनारस वाले क्षेत्र में इसका उत्पन्न होता है। ठीक है, तो मणिपुर का कौन सा हो गया, तो ये हो गया थांगटा। ठीक है, अच्छा असम में देखो, असम से सवाल बनेगा कि बोडो जनजाति कहाँ पाई जाती है, बोडो जन यही पाई जाती है। अब बोडो जनजाति का एक नृत्य है जिसका नाम है बगुरुम्बा, बगुरुम्बा नृत्य। ये कहाँ का है, ये असम का ही है। ठीक है, बगुरुम्बा। फिर इसके बाद में देखोगे अंकिया नाट, अंकिया नाट, ये भी कहाँ का, तो यही हो जाएगा। ठीक है, मिजोरम का पता ही है, चिराओ नृत्य या बांस नृत्य यहाँ का फेमस है। अगला है किस प्रकार की जलवायु में वर्षा केवल सर्दियों के दौरान ही होती है। किस प्रकार की वायु में वर्षा केवल सर्दियों के दौरान होती है, भूमध्य सागरीय में, भूमध्य रेखीय में, और सूडान या लारेस्टियन में। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। तो देखो जो भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन जो सी है, ये आप देखेंगे तो ऊपर के साइड में यूरोप है और नीचे क्या आपका अफ्रीका महाद्वीप है, और उसके पूर्व में देखेंगे तो पश्चिमी एशिया वाला हिस्सा पड़ता है। तो इसके बीच में स्थित है भूमध्य सागर। तो जो भूमध्य सागर के आसपास का एरिया है वो बहुत ज़्यादा फेमस है सिट्रस फल के उत्पादन के लिए। ठीक है, तो भूमध्य सागरीय एरिया जो है वो सिट्रस यानी कि खट्टे फलों के उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। अच्छा, अब देखिएगा थोड़ी हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कि भारत के तमिलनाडु में सर्दियों के समय, सर्दियों के समय, सर्दियों के समय उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी या लौटते मानसून से वर्षा होती है, वर्षा होती है। ठीक है, तो ये अगर आ जाए कि चेन्नई के तट पर, चेन्नई के तट पर सर्दियों में वर्षा, वही कह सकते हो कि नवंबर के आसपास में वर्षा सबसे अधिक कहाँ होती है, तो तमिलनाडु के तट पे होती है। अगर आ जाए कि सर्दियों के समय में भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तमिलनाडु के तट पे होता है। कौन सा मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून या फिर लौटते हुए मानसून कहते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी बात भी आपको ध्यान रखनी होगी, दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि उत्तर भारत में यानी कुल मिला के वही जो गंगा का मैदानी वाले एरिया है, यानी यूपी कह सकते हो। ठीक है, यूपी हो गया या आपका हरियाणा हो गया, इन क्षेत्रों में अगर सर्दियों के समय वर्षा होती है तो उसे कहते तो मावठ हैं, लेकिन वो किस मानसून द्वारा होता है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। ठीक है, उत्तर भारत में सर्दियों के समय
सर्दियों के समय, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये दोनों बातें आपको इम्पोर्टेंट है भाई। देखिएगा, ये चेन्नई के तट पर जो वर्षा होगी, चेन्नई के तट पे जो वर्षा होगी यहाँ पर, इसके लिए जिम्मेदार कौन सा है? तो इसके लिए जिम्मेदार है लौटते हुए मानसून, ये जिम्मेदार है। लेकिन यदि वर्षा अगर यहाँ पे हो रहा है उत्तर भारत में, यानी कि यूपी वाले क्षेत्र में सर्दियों के समय, इसके लिए कौन सा जिम्मेदार है? इसके लिए है पश्चिमी विक्षोभ। कौन जिम्मेदार है? पश्चिमी विक्षोभ जिम्मेदार है, ठीक है ना, पश्चिमी विक्षोभ जिम्मेदार है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा, कालीबंगा का मतलब है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का मतलब क्या है? इसका जो अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? ये है आपका राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ पे? राजस्थान में है। जो कालीबंगा है ये घग्गर नदी के किनारे है, घग्गर नदी तट पर। तो कालीबंगा से आपने देखेंगे कि जुते हुए खेत के क्या मिले हैं? प्रमाण मिले हैं, ठीक है ना। तो इसका उत्खनन किसने किया था? उत्खनन कार्य देखा तो अमलानंद घोष, अमलानंद घोष ने किया था। किसने किया था? अमलानंद घोष ने किया था इसका, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, राजस्थान में, ठीक है। कहाँ पे है? राजस्थान में। हरियाणा में देखा जाए तो यहाँ पे एक हड़प्पा कालीन सभ्यता है, उसका नाम है राखी गढ़ी। कौन है? राखी गढ़ी। और भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता स्थल कौन सा है? तो वो है कौन सा? राखी गढ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे हालांकि म्यूजियम, मतलब हड़प्पा सभ्यता से कोई चीज़ अगर निकली है तो उसके लिए रखने के लिए, संरक्षण करने के लिए एक म्यूजियम बनाया जा रहा है। वो कहाँ बनाया जा रहा है? राखी गढ़ी में बनाया जा रहा है। कहाँ? राखी गढ़ी में। गुजरात में जानते ही कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे आपका क्या? लोथल होगा, लोथल होगा। इसके अलावा धौलावीरा यहाँ पे है, धौलावीरा है, ठीक है। और भी सारे यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, कार्य करने की दर कहलाती है विभव, बल, शक्ति या विद्युत धारा। तो इसमें जो सही आंसर है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो शक्ति कहलाती है नहीं। कार्य करने की जो क्षमता है, कार्य करने का जो सामर्थ्य है, उसे आप क्या कहेंगे? उसे कहते हैं हम लोग शक्ति कहेंगे। अब विद्युत धारा का जो मात्रक आपसे पूछ लिया जाता है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या है? हम लोगों ने क्या पढ़ा है? इसका हमने एम्पियर पढ़ा है। क्या पढ़ा है? इसका हमने एम्पियर पढ़ रखा है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो ये एम्पियर है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा एम्पियर। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा आपका? एम्पियर, एम्पियर। बल का क्या हो गया? न्यूटन। क्या हो गया? न्यूटन हो गया, ठीक है। तो ये सबको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन सा कौशल भिड़ंत प्रतिस्पर्धा से जुड़ा हुआ नहीं है? स्कीइंग, जूडो, कुंग फू, कलारीपट्टू। तो ये क्या मतलब? आपस में कह सकते हो जो एक भिड़ंत यानी कि लड़ाई नहीं है, ठीक है। क्या है आपका? ये लड़ाई नहीं है। तो कौन सा नहीं है भाई? इसमें स्कीइंग नहीं है, स्कीइंग नहीं है। ये तो बर्फ़ पे किया जाता है ना, बर्फ़ पे स्कीइंग होता है। बाकी जूडो देखेंगे, ठीक है, कुंग फू भी देखेंगे, कलारीपट्टू। तो कलारीपट्टू तो आपने देखा ही था कि ये कहाँ का मार्शल आर्ट है? तो ये केरल का है, ठीक है ना। तो इससे कोई भिड़ंत नहीं होती, स्कीइंग वाले में कोई भिड़ंत नहीं होती है। और जो राष्ट्रीय स्कीइंग प्रशिक्षण केंद्र है ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, गुलमर्ग में।
विली विली आने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का स्थानीय नाम क्या है? ठीक है, मतलब विली विली यानी कि जो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं इनके स्थानीय नाम होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो वो जो विली विली कहाँ कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। ठीक है, अब चीन में देखेंगे तो चीन में इसे क्या कहते हैं? चीन में इसे क्या कहते हैं? तो चीन में इसे कहते हैं टाइफून कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं। ठीक है, अब संयुक्त राज्य अमेरिका जो है यानी कि प्रशांत महासागर में देखेंगे तो अमेरिका वाले हिस्से में खासकर हरिकेन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं यहाँ पे? हरिकेन कहते हैं। ठीक है, कहाँ बोल रहे हैं? हरिकेन कहते हैं अमेरिका वाले हिस्से में, यानी कुल मिला के जो पूर्वी वाला हिस्सा है वहाँ पर। चलो, तो ये हो गया आपका चक्रवात के बारे में। चलिए आगे देखिएगा, नीदरलैंड की राजधानी कौन सी है? वेलेंडा, रोटरडम, पोर्ट लुइस, एम्स्टर्डम। ठीक है, देखो तो नीदरलैंड की राजधानी की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वैसे प्रशासनिक राजधानी जो है आपका वो द हेग, मतलब एक वहाँ का क्या है? शहर है। बाकी राजधानी तो क्या है? एम्स्टर्डम है। ये सही है, क्या है? एम्स्टर्डम है। बाकी यहाँ का नीदरलैंड का एक शहर है, कौन सा? द हेग। कौन सा है? द हेग। तो द हेग में ही क्या है? यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का क्या है? मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। तो पोर्ट लुइस जो हो जाएगा ये मॉरिशस का राजधानी है। ये किसकी राजधानी है? मॉरिशस की राजधानी है जो हिंद महासागर में है। रॉटरडम तो नीदरलैंड का क्या है? एक बंदरगाह है। बंदरगाह है। ठीक है, क्या है? बंदरगाह है। कहाँ का? नीदरलैंड का ही बंदरगाह ये हो जाता है। अगर ये केरल का पालघाट दर्रा पालघाट को डैश डैश से जोड़ता है, चेन्नई से, बेंगलुरु से, कोच्चि से या कोयम्बटूर से। सही आंसर क्या है इसमें? कोयम्बटूर। ठीक है, अब देखो आपको मैंने शायद थ्योरी क्लास में, क्या है? थ्योरी क्लास में आपको मैंने पढ़ाया है कि ये पश्चिमी घाट के कुछ 4 दर्रे हैं। पश्चिमी घाट के कितने दर्रे हैं? 4 दर्रे हैं। तो देखो कौन कौन से दर्रे हैं। एक आपने पढ़ा थाल घाट दर्रा एक है। एक आप पढ़ेंगे भोर घाट दर्रा आपने पढ़ा। फिर आप पढ़ेंगे पालघाट दर्रा पढ़ेंगे, पालघाट दर्रा आप पढ़ेंगे। और एक पढ़ेंगे सेन कोट्टा दर्रा, सेन कोट्टा दर्रा पढ़ेंगे। ठीक है, सेन कोट्टा दर्रा पढ़ेंगे। अब देखो जो थालघाट दर्रा है ये किसको जोड़ेगा? ये जोड़ता है मुंबई को किससे? नासिक से। मुंबई को नासिक से। ये किसको जोड़ेगा? तो ये जोड़ेगा मुंबई को पुणे से। किससे? मुंबई को पुणे से। जो पालघाट दर्रा है ये किसको जोड़ेगा? तो ये जोड़ेगा पालघाट या पलकक्कड़ कह सकते हो। ठीक है ना, पलकक्कड़ या फिर पालघाट को किससे जोड़ेगा? तो ये जोड़ेगा इससे कोयम्बटूर से, कोयम्बटूर से जोड़ेगा। और जो सेन कोट्टा दर्रा है ये जोड़ेगा किससे? तो ये जोड़ेगा तिरुवनंतपुरम को। किससे जोड़ेगा? ये जोड़ेगा आपका मदुरई से। किससे जोड़ेगा? मदुरई से। तो ये आपको 4 दर्रों को ध्यान रखना है जो पश्चिमी घाट में। कहाँ पे हैं? ये पश्चिमी घाट में कौन किसको जोड़ेगा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि रोमन रिंग्स निम्न में से किस खेल से संबंधित है? कबड्डी से, बेसबॉल से, जिम्नास्टिक से या स्क्वैश से? तो इसका संबंध किससे? रोमन रिंग्स तो जिम्नास्टिक से संबंधित रखता है। ठीक है, किस रखता है? जिम्नास्टिक से संबंध रखता है। भारत में एक बेहतर खिलाड़ी जिम्नास्टिक की कौन से? तो आपने पढ़ा होगा दीपा कर्माकर, है ना? दीपा कर्माकर
एक बेहतर खिलाड़ी हैं। जिम्नास्टिक कहाँ की? भारत की। कहाँ की हैं? भारत की होती हैं। अगर देखिएगा, उस्ताद जाकिर हुसैन किसके लिए विख्यात हैं? पियानो के लिए, गिटार के लिए, बांसुरी के लिए, तबला के लिए। ठीक है, अब देखो ये जाकिर हुसैन है, तो ये है भाई किसके लिए? तो तबला वादक हैं। सही आंसर क्या है? सही आंसर क्या है? तबला वादक। लेकिन आप यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिए, तबला वादक भाई और कौन कौन से हैं जो तबला वादक व्यक्ति हैं? तो देखिएगा, एक है अल्लाह रखा खां, नाम क्या है? अल्लाह रखा खां। ठीक है, ये है। एक हो जाएंगे आपसे पंडित, जो क्या है आपके किशन महाराज हैं। किशन महाराज, पंडित किशन महाराज। और दूसरे कौन हैं? जाकिर हुसैन, उस्ताद जाकिर हुसैन। तो ये जो जाकिर हुसैन है ये अलग हैं, ये वो राष्ट्रपति वाले नहीं हैं। मैंने आपसे बताया था राष्ट्रपति वाले दूसरे हैं। ठीक है, तो अब बांसुरी वादक की बात करते हैं। तो देखो बांसुरी वादक की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन है? हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया। इसके अलावा देखेंगे पन्ना लाल घोष, पन्ना लाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना, ऐसे कई सारे नाम आते हैं। ठीक है, ये बाकी इनके अलावा और भी कुछ आपको नाम ध्यान रखना चाहिए जो आप सवाल से पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे देखिए अन्य में देखा जाए तो एक नाम आएगा आपसे भजन सोपोरी, भजन सोपोरी। ठीक है, एक आपका नाम आएगा भजन सोपोरी। तो ये वैसे संबंध किससे रखते हैं? तो ये संबंध रखते हैं आपसे, खासकर ये आपके क्या है? सितार वादक हैं। क्या है? सितार वादक है। ठीक है, और एक व्यक्ति और हैं, तो ये सितार वादक ध्यान रखना, भजन सोपोरी। ठीक है, ये कौन हो जाएंगे? सितार वादक हो जाएंगे। ठीक, नहीं इसको देखिएगा थोड़ा सा, ये सितार नहीं होगा, ये संतूर वादक हो जाएंगे। ठीक है ना, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ, ये जानने का सितार नहीं, संतूर वादक हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन डेंगू वायरस का वाहक है? नर एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर, नर एंडीज मच्छर या मादा एनाफ्लीज मच्छर। ये किसके लिए है? डेंगू के लिए। ठीक है, किसके लिए ये है? ये डेंगू के लिए है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? वो होगा मादा एनाफ्लीज मच्छर। तो अब जो मादा एनाफ्लीज मच्छर है ये केवल डेंगू के लिए ही नहीं है। ठीक है ना, इसके अलावा आप देखेंगे, इसके अतिरिक्त देखेंगे तो एक आपने सुना होगा रोग चिकनगुनिया। ठीक है, कौन सा है? चिकनगुनिया। फिर आपका क्या है? पीत ज्वर। इसके अलावा क्या है? जीका संक्रमण या जीका संक्रमण। इन सब के लिए जिम्मेदार एक है, कौन है? तो वह है मादा एनाफ्लीज मच्छर। ठीक है, मादा एंडीज मच्छर। जो मादा एनाफ्लीज मच्छर है ये किसका वाहक है? तो यह है मलेरिया का। किसका है? मलेरिया का वाहक है। ठीक है ना, किसका है? मलेरिया का वाहक। ठीक है, तो मादा मच्छर ही सही होगा, नर मच्छर कोई नहीं सही होंगे। ठीक है, तो इनको सबको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मलेरिया आपने सुना होगा ना, मलेरिया की दवा किससे बनाई जाती है? तो मलेरिया की जो दवा है वो सिनकोना के वृक्ष से। ठीक है, और मलेरिया की दवा का नाम क्या है? तो दवा कौन सी है? दवा का नाम है कूनैन। क्या है? कूनैन, ये इसका क्या है? नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक राज्य का राज्यपाल दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर सकता है। संविधान में यह प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? 86वें संविधान संशोधन, 7वें संविधान संशोधन या 61वें संविधान संशोधन या 42वें? तो इसके लिए सही आंसर है वो कौन सा है? 7वां। कौन सा है? 7वां
ये कब हुआ था? 1956 में हुआ। कब हुआ? 1956 में हुआ। 86वां संविधान संशोधन ये हुआ, ये 2002 में हुआ था। कब हुआ? 2002 में। इसमें क्या किया गया था? इसमें किया गया था कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या किया गया था? निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा किया गया था। अनिवार्य शिक्षा किया गया था आर्टिकल 21A में, आर्टिकल 21A में बना दिया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। बाकी इसके अलावा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत हमने 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया था। कौन सा? 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया था। कौन सा? 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया था। ठीक है, उसके अलावा देखिएगा यहाँ पर जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम है, ठीक है ना, जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम है जो 1988 या 89 में ये खासकर होता है। ठीक है, ये तो इसमें हमने देखा था किसमें, इस वाले में कि 21 जो मतदाता की आयु है, जो मतदाता की आयु है वो हमने 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया था? 21 से घटाकर हमने कर दिया था 18 वर्ष। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें देखो 88 या 89 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस वाले हमने क्या किया था? इसमें क्या किया था कि जो मतदाता की जो आयु है उसमें ने क्या कर दिया? 21 वर्ष से क्या कर दिया? 18 वर्ष कर दिया था हमने इसमें। ठीक है, 42वां जो अमेंडमेंट हुआ था ये हुआ था 1976 में। इसमें हमने क्या किया था? इसमें हमने क्या किया था कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में हमने क्या किया? 3 नए शब्द जोड़े थे। 3 नए शब्द जोड़े थे। एक का नाम क्या था? पंथ निरपेक्ष, फिर था समाजवादी और अखंडता, ये शब्द जोड़े थे। ठीक है, और इसी के अंतर्गत हमने क्या किया था? इसी वाले हमने क्या किया था कि जो आपका वन है या फिर जो वन्य जीव है, फिर आपका जो नाप तौल है, ठीक है ना, इन सबको क्या कर दिया था? समवर्ती सूची में क्या कर दिया हमने? शामिल कर दिया था। ठीक है, समवर्ती सूची में क्या कर दिया? शामिल कर दिया था। अगला देखिएगा, किसकी अनुशंसा पर भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 को स्थगित कर सकता है? ये 2019 के डाटा के अनुसार ये बात कर रहा है। इसमें किसकी अनुशंसा पर भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 को स्थगित कर सकता है? राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, राज्य की विधानसभा या संसद? तो इसमें सही आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका है राज्य की विधानसभा। ठीक है, तो आपने देखा कि 370 में क्या है? हमने पढ़ा 370 में हमने पढ़ा है कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला था, है नहीं? यही तो था ना आर्टिकल, जो आर्टिकल आपका 370 है, इसमें क्या था? इसमें था जम्मू कश्मीर को क्या मिला था? विशेष राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, जो अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है ना, अब क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यकाल की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 151 या 100 या 75? तो ये है आपका कौन सा? तो वो है अनुच्छेद 148। ठीक है, 148 से लेकर 151 तक किसका उल्लेख है? किसका? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो ये इसको आपको ध्यान रखना है भाई। ये इसे तो हम लोग कहते हैं कैग, कंट्रोलर, ठीक, ऑडिटर जनरल, इसे कहते हैं ना नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो इसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं? CAG कहते हैं। ठीक है, जो सरकार की जितने भी क्या होती हैं सार्वजनिक क्षेत्र के या अन्य जो खाते होते हैं उनका विवरण
ये देखता है, उसका निरीक्षण भी करता है, ठीक है। फिर ये राष्ट्रपति को देता है, ठीक है, राष्ट्रपति संसद में रखता है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो इसकी नियुक्ति कहेगा कि नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति कौन करेगा, तो ये करेगा कौन, राष्ट्रपति, ठीक है। और शपथ भी कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति दिलाएगा, ठीक, कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा, ठीक है। इन सबको ध्यान रखना। महान्यायवादी की बात करेंगे तो उसका कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 76 है, ठीक है। महान्यायवादी की बात करेंगे, महान्यायवादी की बात करते हैं तो ये किस आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल है 76 में है, ठीक है, 76 में कहा गया है। अगला है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी ATP उत्सर्जित करता है, रिक्तिका, लाइसोसोम्स, अंतरजालिका या माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये बात ATP की बात कर रहा है ना, तो ATP तो भाई उत्पन्न कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया ही उत्सर्जित करता है, ठीक है ना। और लाइसोसोम्स को कहते हैं, इसे कहते हैं कोशिका की आत्महत्या की थैली, कोशिका की आत्महत्या की क्या बोलते हैं, थैली कहते हैं, ठीक है, आत्महत्या की थैली कहते हैं। और इसे हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, क्योंकि एनर्जी जो डेवलप होती है वो यही होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अगला है सेंटिनल जनजाति, सेंटिनल जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में, अंडमान द्वीप पे, उत्तराखंड में, लक्षद्वीप में। तो देखो ये जनजाति कहाँ पाई जाएगी, ये पाई जाएगी है अंडमान द्वीप पे, क्योंकि हमने ये थ्योरी में पढ़ चुके हैं ना, जो अंडमान हमने द्वीप समूह पढ़ा है उसमें हमने देखा होगा कि अंडमान द्वीप पे कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो देखिए अंडमान द्वीप पे कौन कौन सी जनजातियाँ यहाँ पे मिलेंगी, तो यहाँ की 4 जनजातियाँ बड़ी फेमस हैं। एक तो कौन सा है, सेंटिनलीज, जो ये लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा है आपका है सोमपेन, कौन सा है, सोमपेन। फिर है आपका ओंगे, और फिर है जारवा, कौन सा है, फिर जारवा। ये 4 बड़ी फेमस जनजातियाँ कहाँ की, अंडमान द्वीप को ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो आपका द्वीप अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जनजाति एक्ट आया था 1956 वाला, 1956 वाला, इसके अंतर्गत इन जनजातियों को संरक्षित किया गया, ठीक है ना, ध्यान रखना, संरक्षित किया गया इनको। अगला है कि राज्य विधानसभा का पहला सत्र किसके द्वारा संबोधित किया जाता है, राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा या गृह राज्य मंत्री द्वारा। अब देखो ये राज्य की बात कर रहा है ना, तो राज्य विधानसभा का जो पहला सत्र बैठता है, जो पहला सत्र बैठता है तो उसको संबोधित कौन करता है, पहली बार वो करेगा कौन, राज्य का राज्यपाल। और जो संसद की पहली बैठक होगी उसमें संबोधित कौन करेगा, तो वो होगा राष्ट्रपति, कौन होगा, राष्ट्रपति, ठीक, आपको ध्यान रखना। तो भारत का राज्यपाल ये किस भाग, कौन से भाग में होगा, तो भाग बताएंगे, भाग तो होगा कौन सा, 6 भाग, कौन होगा 6, क्योंकि संघ 5 में है, राज्य क्या है 6 में है। और आर्टिकल अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद हो जाएगा 153, कौन हो गया 153 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए अब देखिएगा, गारो पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, सारामती, टाइगर्स पहाड़ियाँ, नोकरेक या नीलगिरी। देखो माउंट जो सारामती है ये तो नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है ना, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है। टाइगर पहाड़ियाँ अगर देखा जाए तो ये दार्जिलिंग में है, यानी पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग यानी कि पश्चिम बंगाल में ये पहाड़ियाँ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा तो नोकरेक ये तो मेघालय में क्या है, मेघालय में हो जाएगा, और यही क्या आपका सही आंसर है। तो नोकरेक जो नोकरेक चोटी है वो सबसे ऊंची चोटी है मेघालय की, या फिर क्या है गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, ठीक है। अब नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी वो तो हमने पढ़ा ही था, कौन सा था, तो दोदा बेट्टा जो लगभग 2637 मीटर था ना,
2637 मीटर। और ये साउथ इंडिया की सेकंड हाईएस्ट चोटी थी, कौन सी? दोदा बेट्टा। कौन सी? दोदा बेट्टा। ठीक है, तो नीलगिरी ये आपने देखा था कि ये 3 राज्यों में इसका क्या था? फैलाव था। ठीक है, 3 राज्यों में इसका फैलाव था। अगर देखिए, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर पाई जाने वाली बेरोजगारी का प्रकार कौन सा है? अस्थायी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी या स्वैच्छिक रोजगारी? तो इसका सही आंसर क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। देखो, प्रच्छन्न बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं, छिपी बेरोजगारी कहते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। जरा देखिए, समझिएगा कि ये प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी ये होती है, ये खासकर आपको ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलेगा और खासकर कृषि के क्षेत्र में मिलेगा। देखो, प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब ये होता है कि मतलब कोई एक ऐसा काम जिसमें लोगों की आवश्यकता कम है लेकिन फिर भी उसमें अधिक लोग लगे हुए हैं। यानी वो काम 2 लोगों से भी हो सकता है लेकिन उसमें लगे कितने? उसमें लगे 4 लोग हैं। तो ऐसी बेरोजगारी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, तो ये कृषि के क्षेत्र में ज़्यादा मिलता है। यानी कृषि काम देखें 2 लोगों को हो सकता है लेकिन फिर भी उसमें 10 लोग लगे हुए हैं, तो ये छिपी बेरोजगारी होती है। ठीक है, यानी आपको पता नहीं चलेगा कि आप बेरोजगार की स्थिति में, आपको लगेगा कि हाँ हम काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, लेकिन उतना प्रॉफिट आपका नहीं होगा जितना होना चाहिए था। ठीक है, तो ये छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी होगी। ठीक है, तो ये कृषि के क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। अगला देखिएगा, अगला है कि निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? मत्स्यिकी, पशुपालन, वानिकी या तेल शोधन? तो ये जाहिर से हमें लग रहा है कौन सा नहीं आता भाई? इसमें तेल शोधन तो नहीं आएगा ना। तेल शोधन कहाँ चला जाएगा? ये तो चला जाएगा द्वितीयक में चला जाएगा, नहीं चला जाएगा? द्वितीयक में चला जाएगा। तो ये देखो, ये तीनों, इसके अलावा एक मिलेगा कौन सा? खनन। कौन सा है? खनन। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी आप देखेंगे तो ये सभी मिल जाएंगे किसमें? प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र। आपने देखा कि अर्थशास्त्र में हमने क्या किया है कि 3 वर्ग हमने फिलहाल बांटे हैं, एक प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, तो तेल शोधन होगा, ये किस में होगा? ये आपका द्वितीयक वाले में होगा ना, द्वितीयक वाले में होगा। जो आपके सर्विस होता है, सर्विस जो होता है, जितने भी सर्विसेज हैं वो सब किस में आते हैं? थर्ड में आएंगे। किस में आएंगे? सब थर्ड में आएंगे। जितने उद्योग हो गए वो सब किस में आते हैं? उद्योग आएंगे सेकंड वाले में। ठीक है, और थर्ड वाले में जितने सर्विस हो गए यानी सेवाएं जितनी होंगी, चाहे जैसे बैंकिंग सेवा हो गया, बीमा सेवा हो गया, दूर संचार सेवा हो गया, वो सब थर्ड में आएगा। ठीक है, चलिए, तो इन सबको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बाकी कृषि की बात करें, ये कृषि से तो जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो खनन होगा, ठीक है ना, या फिर कृषि हो गई, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, अगला है गोरखपुर किस रेल मंडल का मुख्यालय है? उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी या पूर्वोत्तर? तो ये होगा कौन सा? सही आंसर हो जाएगा कौन सा? पूर्वोत्तर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पूर्वोत्तर हो जाएगा। अब देखिए, अब देखिए इसमें सवाल ये होगा ना कि जैसे आप देखेंगे कि यूपी में 2 मुख्यालय हैं रेलवे के। यूपी में कितने? तो 2 मुख्यालय हैं। एक है पूर्वोत्तर का मुख्यालय, पूछेगा आपसे कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कौन सा है? तो हो जाएगा कौन सा? गोरखपुर हो जाएगा, गोरखपुर हो जाएगा। ठीक है, और उत्तर मध्य रेलवे पूछता है, अगर उत्तर मध्य पूछता है तो बन जाएगा इलाहाबाद या प्रयागराज। आप कह सकते हैं इलाहाबाद या प्रयागराज कह सकते हैं। ठीक है, और पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? उत्तरी वाला कहाँ है? उत्तरी वाला तो दिल्ली में है। पश्चिमी वाला कहाँ पे है? तो ये है मुंबई में है। ठीक है, ये कहाँ पे है? आपका मुंबई में है, मुंबई में है। पूर्वी वाला कहाँ पे है? तो ये कोलकाता में है, कोलकाता में है। ठीक है, कहाँ पे? कोलकाता में। यानी कुल मिला के क्या है? 18 रेलवे, 18 क्या है? रेल मंडल है। ठीक है, क्या है? रेलवे
मंडल हैं। कितने? 18 कुल मिला के रेलवे मंडल हैं। इन सबको हमें क्या रखना है? अच्छे से ध्यान रख लेना है। ठीक है, अच्छे से ध्यान रख लेना है। ठीक है, अच्छा इनका अगर आप देखोगे ना, रेलवे का मुख्यालयों की बात कर लें, यहाँ पे देखो, इसको ऐसे ध्यान रखो। तो इनकी दिशाएं अगर आप देखते हैं इस तरीके से, दिशाएं अगर देखते हैं तो जो पश्चिम वाला है, अब इनको दिशा आप देख लो यहाँ पे, जो पश्चिम वाला है इससे हम लोग कहाँ देख रहे थे? तो मुंबई। कहाँ पर मुख्यालय है? मुंबई में। अगर हम लोग बात करेंगे दक्षिण की बात करेंगे तो ये कहाँ पर हो जाएगा? चेन्नई में हो जाएगा। नहीं, चेन्नई में हो जाएगा। पूरब में देखेंगे तो ये कोलकाता में हो जाएगा, कोलकाता में हो जाएगा। उत्तर वाला जो होगा वो दिल्ली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये उत्तर पूर्व वाला जो था ये कहाँ पे था? तो ये गोरखपुर था ना, गोरखपुर था। ठीक है, और ये अब देखेंगे दक्षिण पश्चिम की बात करते हैं तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कहाँ पे? ये भी दक्षिण पूर्व वाला ये कोलकाता का हो जाएगा। ठीक है ना, और इधर देखेंगे ये उत्तर पूर्व में अगर देखा जाए तो ये जयपुर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। और यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे तो ये हुबली, क्या हो जाएगा? हुबली हो जाएगा। हुबली कहाँ पे? कर्नाटक। कहाँ पे? कर्नाटक। और क्या आपको पता है कर्नाटक के बारे में बात करते हैं तो हुबली में जो रेलवे स्टेशन बना है ये भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। ठीक है, और सेकंड नंबर पे कौन सा आ गया? गोरखपुर वाला आ गया। ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन आ गया? गोरखपुर आ चुका है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से खेती की एक आधुनिक विधि कौन सी है? उच्च पैदावार के लिए विविध बीज, बांध, कीटनाशक, जैविक उर्वरक। तो ये आधुनिक विधि कौन सी है? जैविक उर्वरक, यानी कि जो आपके ऑर्गेनिक, जो आपके क्या होते हैं? फर्टिलाइज होते हैं, फर्टिलाइज़र। ठीक है ना, उर्वरक जो होते हैं उसके लिए। तो जैविक खेती क्या होती है? यानी कि जब आप खेतों में बिना किसी कीटनाशक और रासायनिक दवाओं का उपयोग किए आप जब खेती करते हैं तो उसे जैविक खेती कहते हैं। जैविक खेती का मतलब हो गया कि उसमें किसी प्रकार रसायन आप नहीं यूज करेंगे, यानी कि उसके लिए हरी खाद, गोबर खाद, इन सब का यूज करेंगे। ठीक है, तो उसे कहते हैं जैविक खाद। ठीक है, जैविक उर्वरक। ठीक है, तो यहीं पे आप लिख सकते हैं कि जैविक खेती क्या होती है? जैविक खेती तो बता सकते हैं खेतों में रासायनिक या कीटनाशक दवाओं का उपयोग न करना। ठीक है ना, ये जैविक खेती होती है। और इनकी जगह पे कैसी खाद यूज होगा? खाद तो यूज होगा ही होगा, उर्वरक तो यूज होंगे, लेकिन ये नहीं होंगे रासायनिक, कीटनाशक नहीं। कैसे? जैविक, यानी गोबर खाद हो गया, हरी खाद हो गया, है नहीं, तो ये सब का यूज। ठीक है, तो फर्स्ट जैविक खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा है? जैविक खेती करने वाला फर्स्ट जो आपका राज्य है वो है कौन सा? सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। तो पूरे सिक्किम में जैविक खेती की जाती है, पूरे सिक्किम में जैविक खेती की जाती है। और तो ये तो हो गया कौन सा? ये हो गया आपका राज्य हो गया। लेकिन अगर जो वो केंद्र शासित पूछ लेता कि पहला केंद्र शासित प्रदेश बता दो जो जैविक खेती करने वाला बन गया है, तो होगा कौन सा? तो होगा लक्षद्वीप। कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। अब देखिए पांडिचेरी विधानसभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1963, 1971, 1992 या 1996। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? 1963 का 1963। अब देखो जो पांडिचेरी है,
पांडिचेरी को आपको ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे विधानसभा है, यानी केंद्र शासित प्रदेश तो है लेकिन विधानसभा यहाँ पे है। पांडिचेरी में विधानसभा है, ठीक है। आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है और दिल्ली में भी क्या है, विधानसभा है, ठीक है। तो ये ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे विधानसभाओं का गठन किया गया है, ठीक है। अब देखो जो पांडिचेरी की बात करते हैं, पांडिचेरी जो है ये वैसे फ्रांसीसी बस्ती थी। कैसी बस्ती थी? तो फ्रांसीसी ये क्या थी, बस्ती थी। ये क्या थी, फ्रांसीसी बस्ती थी। अब जो ये आपका पांडिचेरी है, जो ये खासकर 4 ज़िले इसमें आते हैं। कितने ज़िले आते हैं? 4 ज़िले आते हैं। कौन कौन से? एक आता है यनम, जो कि कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, ये भौगोलिक रूप से है, ठीक है। एक आता है पुदुचेरी, जो हालांकि पहले पांडिचेरी कहा जाता था, पुदुचेरी, ठीक है। एक आपका है कराईकल, कराईकल, और दूसरे कौन सा है, माहे। तो माहे जो है ये केरल में है और ये दोनों कहाँ पे, तमिलनाडु में है। तो पुदुचेरी में कुल कितने, पुदुचेरी में कुल कितने ज़िले हैं? तो 4 ज़िले हैं, ठीक है। और कौन किस वाले क्षेत्र में पड़ता है वो भी आपने यहाँ पे आसानी से देख लिया। आगे देखिए, किस भारतीय राज्य की लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? अब कह रहा है सर्वाधिक है, बताओ भाई कहाँ की सर्वाधिक है? तो वो कहाँ की, यूपी की है ना। कितनी है? 80 है। बिहार की कितनी है? आधा है जस्ट। राजस्थान की कितनी है? 25 है। केरल की कितनी है? 20 है। केरल की कितनी है? केरल की 20 हो जाएगी, ठीक है ना। केरल की कितनी हो जाएगी? केरल की 20 हो जाएगी। इन सबको आपको ध्यान रखना है। चलो अब चलते हैं हम लोग अगले भाई क्वेश्चन नंबर 33 पे। निम्न में से किस भगवान को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है? शिव, सोम, इंद्र या विष्णु? तो सही आंसर क्या है? इंद्र। भाई इंद्र को ही तो क्या कहा गया? पुरंदर कहा गया। और इनको ध्यान रखना कि ऋग्वेद में 250 बार, कितना, 250 बार इनका क्या हुआ, उच्चारण हुआ है। उच्चारण हुआ है कितना बार? 250 बार, यानी कि सबसे अधिक कह सकते हो, सबसे अधिक, ठीक है ना। और अग्नि की बात करते हैं तो अग्नि का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो अग्नि का उल्लेख हुआ है कितनी बार? 2 बार हुआ है। कितनी बार? सॉरी 200 बार हुआ है। कितनी? 200 बार हुआ है। और इंद्र का कितना हुआ है? 250 बार हुआ है, ठीक है ना। और ऋग्वेद देखिएगा, ये जो ऋग्वेद है, ठीक है, जो ये ऋग्वेद है, इसमें आपने देखा होगा खासकर जो सबसे पवित्र नदी है, क्या पवित्र नदी वो कौन सी है? तो है सरस्वती। और सबसे अधिक बार उल्लेख किस नदी का किया गया है? वो है सिंधु। तो सिंधु नदी का सबसे अधिक बार उल्लेख किया गया है, ठीक है। कहाँ पे? ऋग्वेद में। कहाँ किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द फ्री हैंड एक्सरसाइज को व्यक्त करता है? कैथलेथिक्स, सिलंबम, स्नूकर, तलवारबाजी। तो फ्री हैंड एक्सरसाइज इसके लिए कौन सा है? तो वो है आपका कैलिस्थेनिक्स, ठीक है। सिलंबम आपने देखा था, जो सिलंबम था ये तमिलनाडु, नहीं ये तमिलनाडु का क्या था? मार्शल आर्ट था, नहीं था, मार्शल आर्ट था। तलवारबाजी देखेंगे तो हमारे भारत में एक क्या है? भवानी देवी, भवानी देवी, जो कि ये तलवारबाज हैं, बहुत ही अच्छी ये महिला तलवारबाज हैं, भवानी देवी, ठीक है ना। स्नूकर की बात करेंगे तो ये कौन है? तो आपने पढ़ा होगा, एक खासकर पंकज आडवाणी के रूप में, पंकज आडवाणी स्नूकर खेलते हैं भाई ये, ठीक है। चलो आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है, ओलंपिक के ग्रीष्मकालीन सत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा खेल शामिल नहीं है? ये कब की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है 2019 में पूछा है। कर्लिंग, केनो, स्प्रिंट, गोताखोरी या तीरंदाजी, या फिर तीरंदाजी। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? ये कह रहा है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक क्या शामिल इसमें नहीं हुआ, ठीक है ना। क्या नहीं हुआ? तो देखो इसमें शामिल नहीं हुआ कौन सा? पहला वाला था वो शामिल नहीं था, ठीक है। अभी आप देखोगे कि जो खासकर कौन सा भाई 32वां
32वां ओलंपिक जो खेल 2024 में होने वाला है, कहाँ पे होगा ये होगा पेरिस, फ्रांस। कहाँ होगा? पेरिस, फ्रांस में होगा, 32वां होगा, ठीक है ना। आगे 33वें की बात करेंगे तो वो 2028 में वो होगा, ठीक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा खेल होता है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य पर निम्न में से क्या लागू नहीं होता है? वित्तीय आपातकाल, चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र, कैग द्वारा लेखा परीक्षण, राज्य का शासन, राज्यपाल का शासन। तो अब कह रहे लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है वो कौन सा है? वित्तीय आपात। कौन सा लागू नहीं होगा? वित्तीय आपात लागू नहीं होगा। ये किस आर्टिकल में? 360 में, ठीक है। बाकी सब जम्मू कश्मीर में लागू होते हैं। ये कब की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है 2019 की बात कर रहा है, ठीक है ना, 2019 की बात कर रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे तो अब हो गया 2024। अब जम्मू कश्मीर एक विशेष राज्य का दर्जा नहीं है। पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर का एक अपना अलग संविधान होता था, वो अपने संविधान के अनुसार कार्य करता था। तो बहुत सारे ऐसी कह सकते हो नियम कानून था जो पूरे भारत में लागू होता था, लेकिन जम्मू कश्मीर लागू नहीं होता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि जब से 370 आर्टिकल हटाया गया है, अब से क्या होगा कि जो नियम हर देश में, पूरे देश में लागू होगा, वो नियम जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा, ठीक है ना। तो ये उस समय की बात है, 2019 की बात है, लेकिन अब लागू होगा, अब लागू होगा, ध्यान रखिएगा। खपत व्यय पर आय की अधिकता कहलाती है संग्रह, बचत, निवेश या प्रवाह, ठीक है। इनमें से क्या आपका सही होगा? तो देखिएगा, जो खपत व्यय पर आय की अधिकता कहलाती है क्या, वो होगा क्या आपका? तो बचत कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? बचत कहलाता है, ठीक है। निवेश या आपने विनिवेश आपने पढ़ा था, ठीक है, जो भविष्य में रोजगार का सर्जन करे, ठीक है ना, या पूंजी का सर्जन करे। आगे है कबड्डी को किन एशियाई खेलों में पहली बार शामिल किया गया था, ठीक है। तो एशियाई खेलों को हम लोग एशियाई खेल जो होता है, एशियाड खेल भी कहते हैं। इसे कबड्डी को इसे शामिल किया गया एशियाई खेलों में 18वें, 11वें, 15वें या 21वें। तो इसको शामिल किया गया किस वाले में? 11वें वाले में। किस में शामिल किया गया था? 11वें वाले में शामिल किया गया था। और आपको पता है कि ये एशियाई खेल जो होता है प्रत्येक 4 वर्ष बाद खेला जाता है, ठीक है, 4 वर्ष बाद खेला जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, घाटे की बजट नीति को और क्या कहा जाता है? केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की आपूर्ति में नई मुद्रा की शुरुआत, विस्तारित आर्थिक नीति, प्रतिक्रियात्मक आर्थिक नीति या विरोधाभासी राजकोषीय नीति। इसके लिए क्या सही आंसर होगा? देखिए, इसके लिए जो आपका सही आंसर होगा वो होगा विस्तारित आर्थिक नीति। क्या है? विस्तारित आर्थिक नीति। तो घाटे की बजट नीति को और क्या कहा जाता है? तो विस्तारित आर्थिक नीति। अब देखिएगा, जो आपका आपने सुन रखा होगा कि खासकर कि जो बजट घाटा होता है वो 3 प्रकार का होता है। बजट घाटा 3 प्रकार का होता है, ठीक है। बजट घाटा ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होगा राजस्व घाटा, है नहीं, एक होगा प्राथमिक घाटा। कौन सा होगा? एक राजस्व घाटा हो गया, एक प्राथमिक घाटा हो गया, और आपने सुना होगा एक खासकर राजकोषीय घाटा। कौन सा? राजकोषीय घाटा। तो बजट घाटा ये कितने प्रकार का होता है? ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। तो घाटा क्या है भाई? घाटा का किससे क्या है? घाटा का मतलब ये हो गया कि जब कभी भी, ठीक है ना, जब कभी क्या हो, जब आय से ज़्यादा खर्च हो। मान लो सरकार के पास 100 रुपये आता है, 110 रुपये खर्च करती है, तो इसका जो बजट होगा कैसा होगा? घाटे का बजट होगा। कैसा होगा? घाटे का बजट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे कम है पूछा गया? केरल, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो ये तो सही आंसर कौन सा है भाई? हरियाणा में, ठीक है, ये हरियाणा में है। और अगर सर्वाधिक की बात करेंगे, सर्वाधिक कहाँ पे है? तो ये है कहाँ पे? केरल में। कहाँ पे है? केरल में है, ठीक है ना।
भारत में कितना है, भारत का लिंगानुपात कितना है, तो ये है 943। कितने पर, 1000 पुरुषों पे 943 क्या हैं, महिलाएं हैं। ठीक है। और शिशु लिंगानुपात देखो, अगर शिशु लिंगा अनुपात की बात करते हैं तो ये कितना है, तो 919। कितना, वो 1000 पर ही होगा। कितना होगा, 1000 पर ही होगा। ये भारत की मैं बात कर रहा हूँ, भारत की मैं बात कर रहा हूँ भी। अगर यूपी की बात करेंगे, यूपी अगर बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 912। 912 ये यूपी का हो जाएगा। ठीक है। लिंगा अनुपात। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, बेलग्रेड में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, वानडोनग में। तो पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन जो हुआ था ये होता है बेलग्रेड। बेलग्रेड कहाँ पड़ता है, तो ये भैया सर्बिया, ये यूरोप का देश है सर्बिया, तो यहाँ पे हुआ था। तो पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात करते हैं, कब हुआ था, 1961। कहाँ हुआ था, 1961। अभी 2024 की अगर हम लोग बात करते हैं, ध्यान रखिए, 2000 जब हम लोग 24 की बात करते हैं तो 2024 में ये देखा जाए तो ये हुआ था कंपाला में। कहाँ हुआ था, कंपाला में होगा। कंपाला युगांडा की राजधानी है। ठीक है, ये वहाँ पे हुआ था 2024 में। तो इसका जो ये सम्मेलन है ये 2024 में कहाँ हुआ, अगर ये पूछ लिया जाए, कंपाला में हुआ, जो युगांडा की क्या है, राजधानी है। ठीक है। और इसमें 120 देशों का क्या है, समूह है। तो इसकी स्थापना में जो जवाहरलाल नेहरू हैं, सुकर्णो हैं, ठीक है ना, और मार्शल टिटो हैं, इनकी बड़ी क्या रहा, योगदान रहा इन लोगों का। डांडिया एक पारंपरिक लोक नृत्य है। ये कहाँ का है, कर्नाटक का है, सिक्किम का, गुजरात का है, उत्तर प्रदेश का है। तो ये तो फेमस है कहाँ का भाई, गुजरात का है ना भाई। डांडिया हो गया या गरबा हो गया या भवई हो गया, ये गुजरात का ही है। ठीक है। अगर यूपी में देखा जाए, यूपी में देखो कहाँ का लोक नृत्य पारंपरिक, तो देखो अब इसमें क्या है, राहुला एक लोक नृत्य बड़ी फेमस है हमारे यूपी में, बुंदेलखंड में। बाकी आपने चरकुला पढ़ा ही था, और एक पढ़ा है कर्मा लोक नृत्य यूपी में। ठीक है, जो खरवार जनजाति करती है। ठीक है ना, तो यूपी के साथ साथ में ये झारखंड वाले हिस्से में भी होता है, तो ध्यान रखिएगा। कर्नाटक में आपने सुना होगा यक्षगान, बड़ी फेमस है भाई, यक्षगान। कौन सा है, यक्षगान फेमस है, कहाँ पे, कर्नाटक में। साहित्य अकादमी द्वारा कितनी भाषाओं में पुरस्कार प्रदान किया जाता है, 21, 23, 22 या 24। ठीक है। तो देखो इसमें जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, 24 भाषाएं। ठीक है ना। तो जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है इसके स्थापना देखा जाए तो 1954 में होता है। कब होता है, 1954 में क्या इसकी स्थापना होती है। अब देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि 22 + 2, तो ये दो कौन से हैं, तो ये दो की बात करते हैं तो एक है कौन सी, अंग्रेजी, और दूसरी कौन सी है, राजस्थानी। दूसरी कौन सी, राजस्थानी। यानी का इसका मतलब सीधा ये हो गया कि 22 तो वो भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में हैं, 8वीं अनुसूची में है, और दो अन्य भाषाएं भी इनको शामिल कर लिया गया है, अंग्रेजी और राजस्थानी। तो ये 24 भाषाओं में मिलता है। जबकि ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा के लिए मिलता है। और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये भारत का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये 24 भाषाओं, ठीक ना, 24 भाषाओं में मिलता है भाई। अलग अलग हर भाषा के लिए मिलता है, संस्कृत के लिए अलग मिलेगा, पंजाबी के लिए अलग मिलेगा, ठीक है ना, अंग्रेजी के लिए अलग मिलेगा। तो ये अलग अलग भाषाओं के लिए मिलता है, लेकिन जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो सिर्फ एक भाषा को मिलेगा। ठीक है, 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा के लिए मिलेगा। अभी आपने देखा कि 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार ये वितरित किया जा चुका है। ठीक है ना, वितरित किया जा चुका है। आगे देखिएगा, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, YV रेड्डी, रंगराजन, विजय केलकर, NK सिंह। अब देखो 14वां पूछ रहा है, क्यों, क्योंकि ये 2019 की तो बात है ना भाई, पेपर कब हो रहा है, 2019 हो रहा है, इसलिए 14वां पूछ रहा है नहीं। अब 15वां पूछेगा तो वो कौन सा है, NK सिंह यानी नंद किशोर सिंह। तो ये क्या होना है, ये था ना
15वें ये क्या है, वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, कि क्या है, अध्यक्ष हैं। और आपको पता है वित्त आयोग सबको पता है आर्टिकल कौन सा है, 280 है ना, 280 है। NK सिंह का मतलब क्या हो गया, नंद किशोर सिंह, नाम क्या है, नंद किशोर सिंह, ठीक है। विजय केलकर समिति जो आई थी, इनके ही सिफारिश पर तो क्या आया था, GST आया था, क्या था, GST आया था। तो सही आंसर तो क्या है ना इसमें है YV रेड्डी, ठीक है। कौन है, YV रेड्डी। अरे देखो, अच्छा जो रेड्डी होता है ना, रेड्डी, ये क्या है आपका टाइटल होता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले क्षेत्र का। अगला, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म निम्न में से किस स्थान पे हुआ था, बोध गया, सारनाथ, पिपरावा या लुम्बिनी, ठीक है। तो ये देखो सही आंसर क्या है भाई आपका, लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ेगा ना, नेपाल में पड़ेगा। और जन्म कब होगा इनका, गौतम बुद्ध जी का जन्म कब होगा, तो 563 ईसा पूर्व में। कब होगा, 563 ईसा पूर्व में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सवाल आपसे कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि जो ये सारे स्थान का संबंध किससे, इन सारे जगहों का, स्थानों का संबंध गौतम बुद्ध जी से ही है, ठीक है ना, इनके बुद्ध जी से ही है। क्योंकि आप अगर आप इनको, और हम लोग अगर खास करके देखो बात करते हैं हम लोग, तो इन स्थानों का जगह क्या 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 मतलब है, ठीक है। देखो बोध गया वो है, ये कहाँ पे, बिहार में है ना, बिहार के गया जिला में है, जहाँ पे क्या हुआ था, इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था। कब, तो बैसाख पूर्णिमा को। सारनाथ में इन्होंने क्या किया, पहला उपदेश दिया, उपदेश दिया पहला, है नहीं। और पिपरहवा जो स्थान है ये पड़ता है आपका सिद्धार्थ नगर जिले में पड़ता है, सिद्धार्थ नगर जिले में पड़ता पिपरहवा, ठीक है ना। चलो आगे देखो, मनुष्य में जब वाई गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज किस रूप में विकसित होता है, नर शिशु, जुड़वा शिशु, जुड़े हुए जुड़वा शिशु या मादा शिशु। जब वाई की बात कर दिया इसने तो फिर से क्या हो जाएगा, नर शिशु, क्या हो जाएगा, नर शिशु, ठीक है। तो आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि जो अनुवांशिक गुण होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं कितना, 50%, 50%, ठीक है ना। अनुवांशिक गुण जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं माता पिता से बच्चों में, ठीक है। गुणसूत्र के ऊपर लगे होते हैं जीन, क्या होते हैं, जीन। तो जीन का काम क्या होता है, अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना। आगे देखो अगला है कि निम्न में से सातवाहन राजवंश की राजधानी क्या थी, तक्षशिला, पैठन, पाटलिपुत्र या उज्जैन, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या है, पैठन। वैसे इसको पुरुषपुर भी कहते हैं, ठीक है ना, इसको क्या कहते थे, इसको पुरुषपुर भी कह सकते हो। ये खासकर महाराष्ट्र वाले इलाके में था। कहाँ था ये पुरुषपुर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र इलाके। जो सातवाहन राजवंश है इसके संस्थापक कौन हैं, सिमुख, संस्थापक कौन है, सिमुख, कौन है, सिमुख। और सातवाहन जो राजवंश है, ध्यान रखना, जो सातवाहन राजवंश है इसके इस वंश में एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं और वो कौन होंगे, हॉल नाम के कवि ये हो गए, ठीक है ना। सातवाहन राजवंशों की बात करते हैं तो इन्होंने शीशे का सिक्का चलाया था, किसके, कांच का, कांच के इन्होंने क्या चलाए थे, सिक्के चलाए थे। और इस सातवाहन राजवंशों में अगर देखा जाए तो एक काफ़ी शक्तिशाली और प्रतिष्ठित राजा था गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। तो इसके शक्तिशाली शासक कौन था, शक्तिशाली शासक की बात करते हैं तो उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था गौतमी पुत्र
सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाना घाट अभिलेख इन्हीं लोगों का है, ठीक है ना, इन्हीं लोगों का है, ठीक है। अब देखो उज्जैन जो है ये तो हर्षवर्धन की राजधानी, हर्षवर्धन की क्या थी, देखो क्षेत्र था ये, ठीक है, हर्षवर्धन का क्षेत्र था ये, ठीक है। पाटलिपुत्र देखेंगे तो ये वही देखेंगे जो भी गुप्त वंश हैं, ठीक है ना, या मौर्य वंश हैं, ठीक है, इन लोगों की राजधानी कहाँ रहा था, तो पाटलिपुत्र वाले ही में रहा था। चाहे हर्यक वंश की बात करें, तक्षशिला विश्वविद्यालय सबको पता है कहाँ पे है, पाकिस्तान में, सिंधु और झेलम नदी के बीच में। किसके बीच में है, सिंधु और झेलम नदी के बीच में है, क्या, कौन सा, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ठीक है। चलो अगला देखिएगा, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, उत्तेजक इलेक्ट्रॉन्स, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, स्थायी इलेक्ट्रॉन्स, बमबारी किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कौन सा है, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं इसे, ठीक है ना। किसी परमाणु का बाह्यतम कोश में अगर देखा जाए, ठीक है, कितने बाह्यतम कोश में अगर आप देखते हैं इस तरीके से, तो अगर हमने सोडियम को ही ले लिया, किसको ले लिया, सोडियम को ले लिया, तो देखेंगे तो इसके बाह्यतम कोश में तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 होंगे, ठीक है। फिर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएंगे, ठीक है, और 8 हो जाएगा, और एक क्या होगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएंगे, तो 2 हो गए, 8 10 हो गए, एक ये बाहर वाला हो गया, तो इसे कहेंगे क्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी कि बाह्यतम कोश में, ठीक है ना, क्या हो, बाह्यतम जो बाहरी वाला हिस्सा है उसमें कितने हैं तो वो आपको बताना पड़ेगा, उसे कहते हैं क्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, क्या होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जो बाह्यतम कोश में होता है, बाहर वाले हिस्से में होता है। आगे देखिएगा, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के मुहाने पर स्थित है, मिजूरी, टेम्स, हडसन या मिसिसिपी। तो ये न्यूयॉर्क शहर जो है वो है भाई किसके किनारे, हडसन, हडसन जो नदी है इसके किनारे है, ठीक है। तो आपने देखा UNDP है नी, UNDP का मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में ही तो है, ठीक है। और टेम्स लंदन, भाई किस नदी के किनारे है, टेम्स नदी के किनारे ही तो है। मिसिसिपी, मिशौरी बात करते हैं तो मिशौरी एक सहायक नदी है मिसिसिपी की, और ये कहाँ की नदी है, ये है अमेरिका की नदी है। मिसिसिपी कहाँ की नदी है, अमेरिका की ये नदी हो जाती है, कहाँ की, अमेरिका की हो जाएगी। जो आपका न्यूयॉर्क शहर है, न्यूयॉर्क शहर, यहीं पे आपका क्या है, UNDP का क्या है, मुख्यालय है, यहीं पे क्या है, मुख्यालय है, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। जबकि UNEP का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है, ठीक, कहाँ पे, नैरोबी केन्या में है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, नैरोबी केन्या में है, किसका, UNEP का मुख्यालय कहाँ पे है, नैरोबी केन्या में है, ठीक है ना, यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये हो जाएगा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों का थोड़ा सा नाम हल्का सा अलग है, यहाँ पे क्या है, D है, यहाँ पे E है, तो D वाला मुख्यालय न्यूयॉर्क, E वाला नैरोबी केन्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किसी वस्तु के आवेश वाहक होने अथवा नहीं होने का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोस्कोप, पेरिस्कोप, इंडोस्कोप या कैलेडोस्कोप। देखो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर जो मान लो कोई वस्तु है, उस वस्तु में आवेश यानी चार्ज जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है, इसका पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो आपके लिए सही आंसर है भाई वो क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप। कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्कोप हो जाएगा। इसका आविष्कार जो विलियम गिलबर्ट्स हैं उन्होंने किया था। इसका अगर देखा जाए कि इसका जो आविष्कार है इसको किसने बनाया, तो ये बनाया था किसने, तो विलियम गिलबर्ट
किसने बनाया? विलियम गिलबर्ट, ठीक है। और ये देखो आप, जो ये पेरिस्कोप है, इसका उपयोग कहाँ होता है? खासकर जो जलयान होता है ना, जलयान, उसमें किया जाता है पेरिस्कोप का। इंडोस्कोप की बात करें तो इंडोस्कोप खासकर जो हमें शरीर के आंतरिक भागों में जब कोई चीज़ देखना होता है उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, इंडोस्कोप, ठीक है। तो इंडोस्कोप के जो आविष्कारक हैं वो आपके हिर्शोविट्ज हैं, ठीक है। इसके आविष्कारक कौन है? हिर्शोविट्ज। हिर्शोविट्ज ये मतलब आविष्कारक हैं, ठीक है ना। इन्होंने इंडोस्कोप की क्या की थी? खोज की थी, ठीक है। तो ये देखिए आज के हमारा जो क्या रहा, 50 क्वेश्चनों की क्या रही, पूरी एक श्रृंखला रही, जो आपने इसको बेहद अच्छे तरीके से समझा है और पढ़ा है। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है ना। और आगे ऐसे ही और आपको आरपीएफ की सवालों का जो एक श्रृंखला होगी वो मिलेगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।